नमस्कार मित्रों। पिछले वीडियो में हमने पंचमहायज्ञ, 16 संस्कार और 16 महाजनपदों की चर्चा की थी। महाजनपदों की तत्कालीन स्थिति, उनकी राजधानियाँ और वर्तमान स्थिति की चर्चा की। इसके अलावा हमने उन्हें याद रखने के तरीके पर भी चर्चा की। अब आज का टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर इस टॉपिक से प्रश्न आते हैं और आज का टॉपिक जो है वो है मगध का उत्कर्ष। जी हाँ, मगध प्राचीन भारतीय इतिहास में एक ऐसा नाम है जो आपको शुरू से लेकर अंत तक, जी हाँ, इतिहास का प्रारंभ भारत में मगध साम्राज्य से ही होता है। कंफ्यूज मत होइए, आप कहेंगे कि हमने पुरापाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यताएं पढ़ी, तो शुरुआत तो इनसे हुई। तो जैसे कि हमने पहले के वीडियो में भी ये बात आपको समझाई है कि इतिहास, प्रागैतिहास और आद्यइतिहास तीनों में अंतर होता है। ठीक है, प्रागैतिहास मतलब जब मनुष्य आदि मानव के रूप में था, प्रारंभिक अवस्था में था, उस समय को प्रागैतिहास कहा गया। फिर उसके बाद लिपि का आविष्कार हुआ। लिपि में मनुष्य ने लिखना शुरू कर दिया था, लेकिन वर्तमान में वो पढ़ी नहीं जा सकी। वो काल जो है आद्य इतिहास के नाम से जाना गया। और वर्तमान में अगर हम देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता को इसके अंतर्गत रखा जाता है। और उसके बाद इतिहास। इतिहास मतलब जब से लिखित साक्ष्य मिलने प्रारंभ हुए और हमने उन्हें आज पढ़ लिया है, समझ लिया है। तो भारत में इतिहास की शुरुआत तो वास्तव में मगध से ही होती है। मगध के पहले हमें जो है लिपि के साक्ष्य मिले तो हैं, पर हम पढ़ नहीं पाए हैं। तो मगध की भूमिका भारतीय इतिहास के प्रारंभ से ही, या कहें कि मगध से ही भारत का इतिहास प्रारंभ होता है। तो आज के जो वीडियो में हम चर्चा करेंगे वो मगध पर ही चर्चा करेंगे। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि मगध शब्द हमें कब से मिलना चालू होता है, कब से इसकी चर्चा चालू होती है। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया कि जिन लोगों ने महाभारत पढ़ी है, सुनी है या देखी है, उनको प्राचीन इतिहास में या प्राचीन इतिहास को समझने में अन्य की तुलना में जो है थोड़ी सी सहूलियत होगी। तो जैसा महाभारत का जिक्र किया, तो मगध का नाम भी हमें सबसे पहले महाभारत में सुनने मिला। और ऐसा माना जाता है कि मगध साम्राज्य की स्थापना जो की थी बृहद्रथ ने की थी। बृहद्रथ जो थे, इनका नाम आपने कम सुना होगा, या मगध के संस्थापक के तौर पर ही इनका नाम सुना, या महाभारत कालीन ही थे। लेकिन इनके जो पुत्र हुए उनका नाम जरूर आपने सुना होगा। इनके पुत्र का नाम था जरासंघ। जी हाँ, जरासंघ। जरा नामक यक्षिणी ने इनका पालन पोषण किया था, इसलिए इसका नाम जरासंघ या संघ हुआ। और महाभारत में भीम द्वारा जरासंघ का वध हुआ, कृष्ण को ये हरा चुके थे। तो जरासंघ का अखाड़ा आज भी राजगीर में बना हुआ है। तो मगध की शुरुआत में हमें दो तथ्य याद रखने हैं। पहला कि मगध की स्थापना जो है जरासंघ के पिता श्री बृहद्रथ ने की। अब ऐतिहासिक रूप से देखें तो हम ये तो महाभारत कालीन या महाकाव्य कालीन बातें हुई, इसके लिए ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिले हैं। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक और महत्वपूर्ण वंश का नाम सुनने में आता है, और वह वंश है हर्यक वंश। तो अगर देखें ऐतिहासिक रूप से मगध का जो एक सिलसिलेवार हमें कुछ जानकारियाँ मिलनी चालू होती तो हर्यक वंश से मिलती हैं। और हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि आगे चलकर हमें एक और नाम सुनने मिलेगा, बिंदुसार, जो अशोक के पिता और चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र रहे हैं। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं हो, वो बिंदुसार थे और ये बिंबिसार है। ठीक है, बिंबिसार ने
वास्तव में साम्राज्यवादी नीति और या व्यवस्था की स्थापना भारत में की। और इन्होंने जो मगध का विस्तार दिया, तो इन्होंने दो तरीके से साम्राज्य का विस्तार किया। एक तो आक्रमण नीति के तहत ही इन्होंने साम्राज्य का विस्तार तो किया, जो एक सामान्य बात थी। इसके पहले भी साम्राज्यों का विस्तार आक्रमण से होता था, उन्हें हराकर होता था। इन्होंने एक नई परंपरा चालू की, वो थी वैवाहिक संबंध स्थापित करके। तो अगर इतिहास में सबसे पहले वैवाहिक संबंध स्थापित करके जिन्होंने साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई, वो बिंबिसार थे। और बिंबिसार ने जो है तथ्य पूछे भी जाते हैं, प्रश्न भी आते हैं, तो आप याद रखें। कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से विवाह किया। ध्यान रखें, कौशल नरेश है, प्रसेनजीत का नाम ना भी अगर याद रखें तो कौशल याद रखें। कौशल नरेश की बहन थी महाकौशला। ठीक है, कौशल और महाकौशला। फिर दूसरा विवाह इन्होंने वैशाली के चैटक की पुत्री चेलना से किया। ठीक है, वैशाली जो है मगध के पड़ोसी राज्य रहा है और भज्जी संघ का एक प्रमुख राज्य भी था। तो वैशाली के जो चेटक थे, उनकी पुत्री थी चेलना। चेटक और चेलना, ठीक है, ये वैशाली के थे। तो पहला राज्य जो वैवाहिक संबंध स्थापित किया वो कौशल था। कौशल मतलब वर्तमान फैजाबाद जिला, अयोध्या अभी काफ़ी चर्चा में श्री राम जन्मभूमि के कारण। तो कौशल नरेश की बहन थी। इसके बाद जो है तीसरा मद्र। ठीक है, महाभारत में आपने माद्री का नाम सुना होगा, नकुल सहदेव की माता माद्री थी। मद्र जो है वर्तमान पंजाब क्षेत्र थी। मद्र की राजकुमारी जो थी क्षेमा से किया। तो इन्होंने 3 वैवाहिक संबंध स्थापित किए, कौशल की महाकौशला से, वैशाली की चेलना से और मद्र की राजकुमारी क्षेमा से। ठीक है, तो 3 राज्य मगध को वैवाहिक संबंधों के आधार पर मिले। और इन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था पर भी बड़ा अच्छा काम किया था, बड़ी तगड़ी व्यवस्था बनाई थी। और यह जो है गौतम बुद्ध के समकालीन थे, मित्र भी थे। बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण भी किया। और जो बौद्ध ग्रंथ है विनय पिटक, विनय पिटक में जानकारी मिलती है कि इन्होंने न केवल बौद्ध धर्म ग्रहण किया, बल्कि बेलूवन, मगध के निकट ही एक उपवन था जिसे बेलूवन कहा गया, उसे गौतम बुद्ध को दान भी दिया था। ठीक है, तो इनका जो उपनाम था वो श्रेणिक था। ठीक है, और अंग और चंपा को इन्होंने जीता। तो अगर आपने पिछला वीडियो मतलब 16 महाजनपद ध्यान से देखा है, तो अब आप मगध साम्राज्य की स्थिति समझ सकते हैं। मगध साम्राज्य के अंतर्गत मगध महाजनपद तो था ही। ठीक है, फिर वैवाहिक संबंध से इन्होंने वैशाली को साम्राज्य में मिलाया, कौशल को मिलाया और मद्र को बनाया। ठीक है, तो ये पंजाब तक इनकी सीमा पहुंची। और इसके अलावा जो अंग और चंपा, ठीक है, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि बिहार में अंग, चंपा, मगध और वज्जी 4 महाजनपद थे। उन 4 में से वज्जी की वैशाली को इन्होंने मिला लिया, मगध में ये स्वयं बैठे हुए थे, और अंग और चंपा को भी जो है इन्होंने जीत लिया। इस तरह से देखा जाए तो वर्तमान बिहार लगभग पूरा इनके अधीन आ गया। और ये काफ़ी लंबे समय तक इन्होंने शासन किया। और इनके पुत्र अजातशत्रु, ठीक है, ये भी एक महत्वपूर्ण शासक है, इन्होंने अपने पिता की हत्या करके सत्ता हथियाई। तो जैसा कि हम इतिहास में पढ़ते हैं कि मुस्लिम शासकों में ये परंपरा रही है कि वो अपने पिता की हत्या करके जो है औरंगजेब जैसे शासक जो है सत्ता हथियाते हैं। तो जबकि भारतीय परंपरा में पहले हिंदू शासकों या अन्य शासकों में भी ये परंपरा रही। तो अजातशत्रु जो है हर्यक वंश के दूसरे महत्वपूर्ण शासक हुए। ठीक है, पहले बिंबिसार के बारे में आप समझ चुके हैं।
ठीक है, इनकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं आप ध्यान रखें, इन प्रश्न आते हैं। और इसी प्रकार से अब हम देखते हैं कि अजातशत्रु भी एक महत्वपूर्ण है और 493 से 461 ईसा पूर्व तक इनका शासन काल रहा। ठीक है, अब हम देख चुके थे मगध साम्राज्य का विस्तार जो है बिंबिसार कर चुके थे और इसी परंपरा को उनके पुत्र अजातशत्रु ने भी आगे बढ़ाया और काशी और वज्जी को जीता। ठीक है, तो अभी हमने देखा था वैशाली से सिर्फ वैवाहिक संबंध थे, जबकि वज्जी संघ में 8 राज्य थे, 8 राज्यों का संघ था। तो पूरा वज्जी अभी तक बिंबिसार नहीं जीत पाए थे और इसको पूरा जीतने का कार्य अजातशत्रु ने किया। तो अब पूरा बिहार अजातशत्रु या मगध साम्राज्य के अधीन था और उसके बाद पड़ोसी राज्य काशी भी इन्होंने जीता। अच्छा, अजातशत्रु जो थे ये आविष्कारक भी रहे, इन्होंने युद्ध की नई नीतियां भी निर्मित की और नए अस्त्र शस्त्रों का भी प्रयोग किया। 2 हथियारों का आविष्कार इनके काल में मिलता है जिनके प्रयोग से इन्होंने जो है वज्जी और काशी को जीता। एक रथमूषल और दूसरा महाशिलाकंटक। अगर आपने बाहुबली फिल्म देखी है तो उसमें इन दोनों हथियारों के बारे में बताया गया। रथ में मूसल जैसा अस्त्र बांधा जाए और इसके माध्यम से विरोधी की सेनाओं को हारा गया। और जबकि महाशिलाकंटक एक ऐसा हथियार था कि जो एक जगह पर रख के बड़ा सा था, उससे पत्थरों की वर्षा की जाती थी। अगर आपने बाहुबली देखी है तो आप इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं कि ये दोनों हथियार कैसे रहे थे। फिर उसके बाद ये अजातशत्रु जो थे ये प्रारंभ में जैन धर्म के अनुयायी थे, लेकिन बाद में ये बौद्ध धर्म के अनुयायी हुए। ठीक है, बौद्ध और जैन उस समय के समकालीन नए उभरते हुए धर्म थे। तो इनके शासनकाल में जो है, चूँकि ये साम्राज्य विस्तार कर रहे थे तो अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखना भी आवश्यक था। तो इन्होंने राजगृह में दुर्ग का निर्माण किया, किलेबंदी की। और इनके समय में जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है जो परीक्षाओं में पूछी जाती है, तो अजातशत्रु के शासन के 8वें वर्ष में 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई और उन्होंने गौतम बुद्ध के शरीर के कुछ अवशेषों पर राजगृह में स्तूप का निर्माण कराया। और अजातशत्रु के ही शासनकाल में जो राजगृह की ही सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संकीर्ति का आयोजन हुआ। ठीक है, उसी वर्ष जिस वर्ष गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ 483 ईसा पूर्व में। और इस बौद्ध संगीति में जो कार्य हुआ वो सुत्त पिटक और विनय पिटक नामक ग्रंथों का संकलन किया गया। भगवान बुद्ध के प्रवचन और ज्ञान से परिपूर्ण ये दो ग्रंथ से सुत्त पिटक और विनय पिटक। ठीक है, फिर इसके बाद जैसा कि अजातशत्रु ने किया था अपने पिता के साथ, वैसा ही इनके पुत्र ने इनके साथ किया। मतलब जैसी करनी वैसा फल। और अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर सत्ता हासिल की। तो इस परंपरा को अजातशत्रु द्वारा ही शुरू की इस परंपरा को उनके पुत्र ने कायम रखा। और उसके बाद जो है उदयन मगध साम्राज्य के शासक बने। उदयन का जो शासनकाल था 461 ईसा पूर्व से लेकर 445 ईसा पूर्व तक। और उदयन के शासनकाल में सिर्फ एक महत्वपूर्ण तथ्य परीक्षाओं में पूछा जाता है, वो है कि उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम के आसपास एक बस्ती बसाई जिसका नाम पाटली ग्राम रखा और यही आगे चल के पाटलिपुत्र हुआ। तो अक्सर प्रश्न में उदयन से एक ही प्रश्न पूछा जाता है कि पाटली ग्राम की स्थापना किसने की थी, तो उदयन ने। ठीक है,
और हर्यक वंश के अंतिम जो शासक थे वो नागदशक थे। ठीक है, तो हम ये हर्यक वंश देख चुके हैं। इसमें 3 महत्वपूर्ण शासक हुए, बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। अंतिम शासक थे नागदशक। ठीक है, अब अंतिम थे नाग। और फिर नागदशन नशक के जो अमात्य थे शिशु नाग। ठीक है, नाग के भी अमात्य नाग ही रहे, अलग ही। इनसे छोटे थे तो वो शिशु थे। और नागदशक के अमात्य शिशु नाग ने अपने सम्राट नागदशक की हत्या की और शिशु नाग वंश की स्थापना की। ठीक है, तो ये हमारा मगध के उत्कर्ष में तीसरा वंश चल रहा। पहला हमने बृहदत्त और जरासंध वाला वंश देखा, दूसरा हर्यक वंश देखा और तीसरा शिशु नाग वंश की स्थापना हुई। और ये 412 ईसा पूर्व में शिशु नाग ने जो है नागदशक को अपदस्थ करके अपने नए वंश की स्थापना की। शिशु नाग जो है, इनके समय इन्होंने साम्राज्य विस्तार किया। तो देखा हमने कि अभी तक हमारा लगभग पूरा बिहार मगध साम्राज्य में आ चुका था। काशी, कौशल मगध साम्राज्य में आ चुके थे। अब शिशुनाग ने जो है इससे आगे बढ़ के जो है अवंती और वत्स को भी जीता। ठीक है, तो वत्स मतलब इलाहाबाद के आसपास वाला क्षेत्र। ठीक है, और जो अवंती मतलब मध्य प्रदेश का मालवा, उज्जैनी और महेश्वर जिसकी 2 राजधानियां रहीं। तो ये शिशुनाग ने इन दोनों महाजनपदों को भी जीता और मगध साम्राज्य के विस्तार को और बढ़ाया। इन्होंने एक काम और किया था कि इन्होंने राजधानी जो है पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली की। ठीक है, तो आपको बता दें कि शुरुआत में गिरिब्रज मगध की राजधानी रही, जिसे बाद में राजगृह कहा गया। और उदयन ने जो है इसे पाटली ग्राम या पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था, लेकिन शिशुनाग ने पुनः इसको पुनः तो नहीं किया, लेकिन पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली कर दिया। क्योंकि वैशाली नया जीता क्षेत्र था, तो वहाँ अशांति वगैरह रही होगी, तो इस कारण उन्होंने अपनी राजधानी वैशाली वर्तमान हाजीपुर जिले में है। और फिर इसके बाद जो शिशुनाग के बाद जो इनके पुत्र हुए कालाशोक, तो कालाशोक ने फिर जो है राजधानी पाटलिपुत्र कर दी। ठीक है, तो यहाँ आप कंफ्यूज नहीं हुए। सबसे पहले उदयन ने पाटलिपुत्र को बसाया और राजधानी बनाया। शिशुनाग ने राजधानी वहाँ से हटाकर वैशाली कर दी। और शिशुनाग के पुत्र कालाशोक ने जो है फिर से राजधानी पाटलिपुत्र की। तो इस चीज़ को अच्छे से समझिए, क्योंकि अक्सर यह प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कालाशोक के समय की एक घटना और हुई है, द्वितीय बौद्ध संगीति। तो 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के समय प्रथम हुई थी। उसके ठीक 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई। और ये द्वितीय बौद्ध संगीति थी जो वैशाली में हुई। ठीक है, पहली राजगृह में हुई थी, दूसरी वैशाली में हुई। और पहली में जहाँ सुत्त पिटक विनय पिटक की रचना हुई थी, वहीं दूसरी में जो है बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, स्थावर और महासंघिक। ठीक है, तो यह सभी धर्मों की ये स्थिति होती है। जब इसके प्रवर्तक चले जाते हैं तो उसके बाद उनके अनुयायियों में थोड़ा सा मतभेद होता है। कुछ लोग कहते हैं कि पुराने नियमों को भी ज्यों का त्यों रखा जाए, उसमें कोई फेरबदल नहीं किया जाए। दूसरे लोग कहते हैं कि नहीं, परिस्थिति और काल अनुसार उसमें बदलाव होने चाहिए। तो ये लेकर लगभग सभी धर्म 2 भागों में बटे हैं। आगे जब हम धर्मों पर चर्चा करेंगे तो देखेंगे कि कौन कौन से धर्म किस किस तरीके से बटे। तो कालाशोक के समय आपके 2 ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि इसने राजधानी जो है पाटलिपुत्र पुनः बना दी है और द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में। ठीक है, राजधानी ये वैशाली से पाटलिपुत्र ले आए, लेकिन बौद्ध संगीति वैशाली में ही कराई। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण ठीक है। अब इसके बाद शिशुनाग वंश का अंतिम शासक जो था नंदीवर्धन। ठीक है, अभी हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक। तो नागदशक को शिशुनाग ने अपदस्थ करके शिशुनाग वंश किया। ठीक, तो नाग से शिशुनाग आए। अब इनका अंतिम शासक जो है नंदीवर्धन। ठीक है, नंदीवर्धन के बाद जो है नंद वंश आए। ध्यान है, अंतिम शासक नंदीवर्धन,
लेकिन जो अगला वंश जो आया वो नंद वंश आया, और नंद वंश के संस्थापक जो थे महापद्मनंद थे। ठीक है, संस्थापक थे तो महा की उपाधि लगी हुई है, महापद्मनंद थे। और इन्होंने साम्राज्य विस्तार अब दक्षिण की ओर किया। उत्तर में तो लगभग लगभग पूरा हो चुका था, मध्य भारत तक भी मगध आ चुका था, और दक्षिण में इन्होंने कलिंग को जीता। ठीक है, ये कलिंग तक पहुंच गया। ठीक है, बाद में आप अशोक के बारे में पढ़ते हैं तो अशोक ने दोबारा जीता। कलिंग मगध का हिस्सा हो चुका था और वो महापद्मनंद के समय हो चुका था। अब मगध साम्राज्य बहुत अधिक विस्तार पा चुका था, और इस वंश के अंतिम शासक हुए धनानंद या घनानंद जो है, और ये सिकंदर के समकालीन थे। और इनके समय ही सिकंदर ने जो है 326 ईसा पूर्व में मतलब पश्चिम उत्तर भारत में आक्रमण किया था। झेलम के तट पर युद्ध हुआ, जिसे हाइडेस पीच का युद्ध कहा गया, और राजा पोरश और सिकंदर के बीच यह युद्ध हुआ। कहानियाँ बहुत हैं, कई लोग कहते हैं कि सिकंदर ने ये युद्ध जीता और पोरस को क्षमादान दिया, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, पोरस ने यह युद्ध जीता और सिकंदर की सेना को वापस लौटना पड़ा। तो ये हकीकत है कि सिकंदर की सेना को वापस लौटना पड़ा। और हालांकि हम पुनः लौटते हैं तो नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद थे। और घनानंद का विनाश कैसे हुआ, आचार्य चाणक्य की कहानी लगभग सभी ने सुनी है, लेकिन हम विस्तार से चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम मौर्य साम्राज्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का जो वीडियो था मगध का उत्कर्ष, एक बार हम फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। तो मगध के उत्कर्ष में मगध साम्राज्य की स्थापना सबसे पहले बृहद्रथ ने की। बृहद्रथ का पुत्र जरासंध राजा बना। इसके बाद अगर हम आते हैं तो फिर हर्यक वंश होता है, जिसकी स्थापना बिंबिसार ने की। बिंबिसार ने जो है वैवाहिक संबंध स्थापित करके साम्राज्य विस्तार किया, और उसके बाद उसकी हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने की। अजातशत्रु के समय जो है प्रथम बौद्ध संगीति हुई, और अजातशत्रु ने भी साम्राज्य विस्तार किया। फिर इसके बाद अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या की और पाटलिग्राम बसाया। फिर उसके बाद जो है अंतिम शासक जो थे नागदशक, उनको अपदस्थ करके उन्हीं के अमात्य शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की। और शिशुनाग वंश में जो है इन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र की जगह शिशुनाग ने वैशाली की, लेकिन इनके पुत्र कालाशोक ने जो है पुनः राजधानी पाटलिपुत्र बना ली। कालाशोक के समय जो है द्वितीय बौद्ध संगीति हुई वैशाली में, और इसमें जो स्थावर और महासंगिक दो भागों में बौद्ध धर्म बट गया। अंतिम शासक जो है नंदीवर्धन थे। नंदीवर्धन के बाद जो है नंद वंश की स्थापना हुई, जो महापद्मनंद ने की। और महापद्मनंद के बाद जो अंतिम शासक हुए वो धनानंद थे, जिसके समय सिकंदर का आक्रमण हुआ, और चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है इस वंश की स्थापना, इस वंश का जो है अंत करके मौर्य वंश की स्थापना की। तो मौर्य वंश के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा इसके बारे में बताएं। इससे संबंधित कोई शंका प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में आप बिल्कुल हमें सूचित कर सकते हैं, हम उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।